हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। तो दोस्तों, आज हमारा न्यूट्रिशन का लास्ट लेक्चर है और ये जो है पिछले साथ ही इंटरकनेक्टेड है, लिंक्ड है। तो इससे पहले आप वो वाला लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप ये वाला लेक्चर देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट नया वाला लेक्चर देखते हैं। तो वो ऐसा नहीं चलेगा, आप पहले पुराना देख लीजिए, क्योंकि सारे लेक्चर एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और आप ज्वाइन करिए हमारी ऐप को, जहां पर आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड की जाएगी और उसी में हम लोग KAS की कोचिंग और यूपी और SSB की कोचिंग भी कराते हैं। उसके बाद ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम के चैनल को, जहां पर आपको रेगुलर PDFs और वीडियोस जो हैं प्रोवाइड कराई जाएंगी। उसके अलावा आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको इंस्टाग्राम या कहीं और जाने का नहीं बोलेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सोशल मीडिया इज़ ए शिट। तो हम लोग अब नीचे की तरफ चलते हैं। देख लीजिए, न्यूट्रिशन हमने लगभग पढ़ लिया है। ये सॉरी, नाइट्रोजन फिक्सेशन हमने सारा पढ़ लिया है। इसी में एमोनिफिकेशन भी हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी कंप्लीट कर लिया है। और डीनाइट्रिफिकेशन, जो बिल्कुल अपोजिट होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, उसे भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। ये जो है मेरा चैनल है टेलीग्राम का। अगर आपको कहीं पर भी PDF नहीं मिलती तो आप यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो। और मैंने स्पीड अप, बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज हैं कब तक सिलेबस कवर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं पढ़ाने में आ जाऊँ तो 7 घंटे में भी कवर हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ना है, हर एक चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि अब SSB का भरोसा नहीं है। 4th क्लास का पेपर देख लीजिए, 4th क्लास में कितना टफ उन्होंने पूछा था। इस हिसाब से हमें भी जितना हो सके उतना डेप्थ में जाना है। यहाँ से हमने ये वाला पोर्शन भी लगभग हम लोगों ने थोड़ा बहुत देख लिया था, जैसे कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, ये तो देख ही लिया था। एमीबा के केस में किस तरह से हो जाती है, ये एमीबा किस तरह से अपना खाना ऑब्टेन करता है बाय सीडोपोडिया, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। पैरामीशियम के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल, जो सबसे बड़ा कैनाल है ह्यूमन बॉडी का, वो जाना। और अब बचता है हमारा कहाँ से, डाइजेशन से। दोस्तों, यहाँ से नीचे आज हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इंजेक्शन मैंने बता दिया है, उसी में मैंने सलाइवा के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स आपको बताए। तो अब हम लोग कहाँ देखेंगे, जब हमारा खाना माउथ से नीचे चला जाएगा स्टमक के अंदर। ये हमारा क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए, खाना यहाँ पर है, यहाँ से चला गया स्टमक के अंदर। और एसोफेगस जो है, इसमें डाइजेशन नहीं होती। कुछ लोग इसे ओसोफेगस भी पढ़ते हैं, लेकिन एसोफेगस बेस्ट है प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खाना पहुँचने में मौत से लेकर स्टमक तक कितना टाइम लग जाता है, 4 आवर्स लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अब स्टमक में क्या होगा, अब हम लोग वही देखेंगे। जो डाइजेशन होगी, डाइजेशन का क्या मतलब होता है, जो स्टमक में डाइजेशन हो जाती है उसमें नॉन एब्जॉर्बेबल फूड जो है एब्जॉर्बेबल फूड में कन्वर्ट हो जाता है। नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब वो फूड जो हमारी बॉडी जो है ये क्या कहते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसलिए इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। नॉन एब्जॉर्बेबल फूड वो हुआ जो कॉम्प्लेक्स हो, जिसे हमारी बॉडी जो है एब्जॉर्ब ना कर पाए, इसलिए इसको सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना पड़ता है, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हमारी बॉडी जो है इसे एब्जॉर्ब कर सके। तो स्टमक के बारे में बात करें, स्टमक के अंदर जो है, स्टमक के अंदर क्या होता है, स्टमक के अंदर भी बहुत सारे एंजाइम्स जो हैं सेक्रीशन हो जाती है स्टमक के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाती है स्टमक के अंदर। लेकिन आप लोग यहाँ पर एक बात याद रखेंगे कि स्टमक के अंदर कंप्लीट डाइजेशन नहीं होती। क्योंकि अभी और बहुत सारे प्रोसेसेस होने होते हैं। उसके बाद खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में। तो हम लोग आगे इसी को डिस्कस करेंगे। अब डाइजेशन जो है, अगर मैं बात करूं डाइजेशन की, तो डाइजेशन जो है किसमें, स्टमक में 2 टाइप्स के एंजाइम्स जो हैं रिलीज होते हैं। एक आ जाता है पेप्सिन और दूसरा आ जाता है रेनिन। याद रखेंगे आप लोग, पेप्सिन, PEPSIN पेप्सिन, और दूसरे की स्पेलिंग RENIN। आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि उतना टाइम नहीं होता।
तो उसके बाद पेप्सिन का क्या काम होता है, पेप्सिन जो है ब्रेक डाउन करता है, कन्वर्ट करता है किनको, प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में। प्रोटीन आपको पता है पेप्टोन्स में, PEPTONES पेप्टोन्स में। इसी तरह से रेनिन जो है ये क्या करता है, ये कैसिनोजन को केजिन में कन्वर्ट करता है। कैसिनोजन CASEINO, कैसिनोजन को किसमें, CASEIN केजिन में, CASEIN केजिन में कन्वर्ट करता है। और केजिन जो है ना ये मिल्क में पाया जाता है ज़्यादातर। चलो छोड़ो, उसके बाद ये मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। स्टमक जो है पेप्सिन रेनिन की सेक्रीशन करता है और ये फ्लूइड्स जो हैं लाइट येलो कलर के होते हैं। अगर पीएच की बात करें, स्टमक में जो ये दो एंजाइम्स, ये जो दो जूसेस रिलीज होते हैं, इनका पीएच जो होता है 1.5 टू 3.5 होता है। ठीक है दोस्तों, 1.5 से लेकर 3.5, यानी ये एसिडिक हैं। ये आ गया पीएच स्केल, ये है 0 से लेकर 14 तक, बीच में 7 आ गया न्यूट्रल। तो 1 से लेकर कुछ मैंने बोला 3 तक, तो ये एसिडिक वाला पोर्शन आ जाता है। ये मैंने पहले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया है, पीएच स्केल, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन और पावर ऑफ हाइड्रोजन। होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। एक और मैं चीज़ कहना चाहूँगा आप सब लोगों को कि जब हमारा खाना जो है ऊपर से आ जाता है स्टमक में, तो उस खाने में छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं और उनका किल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका मर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? अगर वो किल नहीं हुए तो वो जो है डिजीज़ काज करेंगे। इसलिए हमारे स्टमक में क्या होता है, कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं यहाँ पर जिनका नाम है ऑक्जिंटिक सेल्स, OXYNTIC, ऑक्जिंटिक सेल्स। ऑक्जिंटिक सेल्स का काम क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे सेक्रीट करते हैं। केमिस्ट्री में HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रीट करेंगे और जो क्या करेंगे, वही जो है इन बैक्टीरियाज को किल कर लेंगे, अब दोस्तों यहाँ से आपको समझ आ गया, खाना मौत से आया, नीचे चला आया स्टमक में, स्टमक से चला जाता है फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन जानते हो ना, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस थ्रू बाहर आ जाएगा। ये वाला पोर्शन है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, चलो ये भी बता देता हूँ। अपेंडिक्स जो होता है ना, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे पुराने ज़माने के, तो वो क्या करते थे, वो घास खाते थे, कच्चा घास खाते थे। जैसे आज हम लोग जो है ना सब्ज़ी फ्राई करके खाते हैं, तो उस टाइम वो नहीं था उतना, वो लोग डेवलप नहीं हुए थे, इसलिए जो है वो कच्चा ही घास खाते थे। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसमें घास में सेलुलोस होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए इस ऑर्गन की, इस चीज़ की, इस अपेंडिक्स की ज़रूरत पड़ती थी। और जब हम लोग इवॉल्व होते गए तो ये खुद ही जो है नॉन फंक्शनल होता गया। नेचर का एक लॉ होता है, किसी भी चीज़ को आप लोग कम इस्तेमाल करोगे ना, तो वो जो है आराम आराम से नॉन फंक्शनल हो जाएगा। ये जो है थ्योरी है लेमार्किज्म एवोल्यूशन में थ्योरी है। तो JB लेमार्क ने ये बात कही थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट दिया था, जिस चीज़ को आप कम इस्तेमाल करोगे उस चीज़ का फंक्शन धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसमें फिर बाद में बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बहुत सारे साइंटिस्ट में, तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। तो और आज भी जैसे कि जो भी चीज़ें जो है ना, जो भी ऑर्गेनिज्म घास खाते हैं या कुछ और चीज़ें कच्ची ही खाते हैं, उनमें ये अपेंडिक्स फंक्शनल होता है। जैसे कि रैबिट, खरगोश है, घोड़ा है, हॉर्स है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह से उन सबों में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है और फंक्शनल होता है, वेयर एज इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ये नॉन फंक्शनल होता है। कभी कभार क्या हो जाता है कि ये जो अपेंडिक्स होता है, इसमें जो है एलर्जी हो जाती है, वो ऑर्गेनिज्म, वो बैक्टीरिया सेलुलोज को जो डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, वो फिर से बन जाते हैं और ये जो है ये सूज जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और उसके बाद जब हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो इसकी सर्जरी करता है, इसे पूरा काट देता है। तभी तो कहते हैं ना, उसके अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, उस बंदे के अपेंडिक्स की सर्जरी हुई, तो ये नॉन फंक्शनल पार्ट को इसीलिए रिमूव कर दिया जाता है। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, खाना अब चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर देख लीजिए, तो डिओडिनम, जेजुनम
और इलियम, ये 3 पार्ट्स हैं। देखिए ये अगर इंटेस्टाइन है स्मॉल तो इनिशियल पार्ट यहाँ तक लिख लीजिए, इनिशियल स्टार्टिंग पार्ट को हम डियोडिनम कहते हैं, मिडल पार्ट को हम लोग जेजुनम कहते हैं, और लास्ट पार्ट को हम लोग इलियम कहते हैं। अगर मैं बात करूं डियोडिनम की, तो डियोडिनम में जैसे ही खाना स्टमक के बाद जैसे ही यहाँ पर ना खाना चला गया तो लिवर जो है अपना जूस बाइल जूसेस सेक्रीशन करेगा। पेनक्रियाज भी हमारे यहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी अपनी सेक्रीशन इन एंजाइम्स, इन 3 एंजाइम्स को ट्रिप्सिन, उसके बाद एमाइलेस और लिपेस, इन चीज़ों की सेक्रीशन करेगा ताकि खाना डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर भी अब एक बात याद रखेंगे, डियोडिनम जो है, डियोडिनम में भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं होती। डाइजेशन कंप्लीट होती है मिडल पार्ट जेजुनम में। ये बात याद रखने की है, ये बात आप याद रखेंगे। तो खाना जो है यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फिगर के थ्रू कहाँ चला गया, हाँ तो ये जो है यहाँ पर डियोडिनम में चला गया। डियोडिनम में क्या है, डियोडिनम में खाना जो है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है। उसके बाद जेजुनम के बाद इलियम में चला जाता है, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद बाहर निकल आता है। उसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब देख लीजिए हम लोग कहाँ पर पहुँचे थे, हम लोग पहुँचे थे जेजुनम में। जेजुनम की बात मैंने पहले ही बता दी। जेजुनम तो सॉरी, हाँ, हम पेनक्रियाटिक जूसेस के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो ये जो पहला वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन्स को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को किस में कन्वर्ट करेगा, पॉलीपेप्टाइड्स में और एमाइनो एसिड्स में। प्रोटीन्स और पेप्टोन्स को कन्वर्ट करेगा पॉलीपेप्टाइड्स और एमाइनो एसिड्स में। अमाइनो एसिड तो जानते हो ना, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये चेन होती है, अमाइनो एसिड इज अ चेन। तो अब हम लोग बात करेंगे एमाइलेज की। दोस्तों ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये बहुत डेप्थ चला जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं फिर आप डेप्थ में नहीं पढ़ाते। तो एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को कन्वर्ट करता है सॉल्यूबल शुगर में। स्टार्च, STARCH, स्टार्च को सॉल्यूबल शुगर में क्यों कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्यों, क्योंकि स्टार्च हमारी बॉडी जो है डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको भी शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। और लास्ट वन इज़ लिपेस। लिपेज का क्या काम होता है, ये जो है फैट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड में। फैट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसिरॉल, GLYCEROL, ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड में। एक और पॉइंट बता देता हूँ, इसका आप सिर्फ याद रखेंगे, चॉलीसाइटोकिनिन। चॉलीसाइटोकिनिन होता क्या है, व्हाट इज़ चॉलीसाइटोकिनिन। चॉलीसाइटोकिनिन एक हार्मोन होता है जिसे सेक्रीट करता है डियोडिनम, ये भी आप याद रखेंगे, डियोडिनम सेक्रीट करता है चॉलीसाइटोकिनिन। और इसी चॉलीसाइटोकिनिन को हम लोग एपीटाइट सप्रेसर भी कहते हैं। जब हम लोग खाना खाते हैं तो कुछ खाना खाने के बाद हमारा पेट भर जाता है, वो क्यों, क्योंकि जब हमारा डियोडिनम ये सेक्रीशन करता है ना, उसी से पता लग जाता है हमारा पेट भर चुका है, अब हम और खाना नहीं खा सकते। होप ये भी हो गया, आपको समझ आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन रहता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, क्योंकि फिर ही मुझे भी पता चलता है मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग जेजुनम की बात करें तो जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है, सिंपल। और मैंने क्या कहा था, 5 स्टेप होते हैं एनिमल न्यूट्रिशन में। कौन कौन सा, इंजेशन, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 3 इज absorption, number 4 is assimilation and number 5 is defecation। तो 3rd स्टेप absorption भी इसी में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब जो 4th स्टेप होगा क्या, एसिमिलेशन, वो होगा इलियम के अंदर। फिलहाल हम लोग देखते हैं जेजुनम में कौन कौन सी सेक्रीशन, कौन कौन से एंजाइम्स की सेक्रीशन होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, यहाँ पर इरेप्सिन है, मेल्टेस है, सक्रेस है और लिपेस है। एरिप्सिन जो है, एरिप्सिन कन्वर्ट करता है प्रोटीन्स को पेप्टोन्स और एमाइनो एसिड्स में, पेप्टोन्स और एमाइनो एसिड्स में। दूसरा आ जाता है मेल्टेस। मेल्टेस क्या करेगा, ये मेल्टोस को, MELTOSE, मेल्टोस को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। तीसरा है सक्रेस। सक्रेस कन्वर्ट करेगा सक्रोस को ग्लूकोज और फ्रक्टोस में। और लिपेस क्या करेगा, लिपेस जो है कन्वर्ट करेगा फैट्स को ग्लाइसिरॉल और फैटी एसिड में। मैं ये लिख नहीं रहा हूँ इसलिए कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिन्होंने नोट डाउन करना है, जो मैंने मुंह से बोला आप उसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी पर।
लेकिन बेटा एक बात मैं और आपको बता दूं, आपके सिलेबस में जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है मेंशन है, ना कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा रहा हूं, क्या पता कहां से आ जाए। और कमेंट किया कीजिए मैंने कैसा पढ़ाया है। एक और एंजाइम है जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया हूँ, जिसका नाम है लैक्टेस, LACTASE। लैक्टेस, लैक्टेस क्या करता है कन्वर्ट, ये करता है लैक्टोस को ग्लूकोज और गलैक्टोस में। और एक इम्पॉर्टेंट एक अमेजिंग फैक्ट बताता हूँ, हमारा जो इंटेस्टाइन होता है ना, ये सेक्रीट करता है लगभग लगभग 2 लीटर एंजाइम्स, 2 लीटर की सेक्रीशन होती है, किससे, इंटेस्टाइन से, फॉर एब्जॉर्प्शन के लिए। अब बात करेंगे हम लोग इलियम की। इलियम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, जजुनम में जो खाना डाइजेस्ट हुआ ना, अच्छी तरह से जो डाइजेस्ट हुआ, वो जो है वो मिक्स हो जाता है, उसकी जो एनर्जी है वो मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ में, वो मिक्स हो जाती है ब्लड के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जाएंगे नंबर 4th पॉइंट जो हमारा है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन जानते हो ना, यूज़ करना एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के अंदर, यूज़ करना एब्जॉर्ब्ड फूड को बॉडी के अंदर, ये मैंने पहले भी बहुत बार बताया है एसिमिलेशन। और लास्ट स्टेप इज़ डिफिसेशन। डिफिसेशन तो जानते ही होंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, विल्लाई प्रेजेंट होते हैं। विल्लाई जानते हो ना, जैसे कि जो टॉवल के ऊपर होती है ना, वो रुई जैसी जो पानी को एब्जॉर्ब करती है जब हम लोग पोंछते हैं नहाने के बाद, वैसे ही आप समझ लो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इस तरह के ये होते हैं, इस तरह के ये होते हैं। और जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं ना, जैसे हम लोगों ने ग्लूकोज पिया, वो इंस्टेंट एनर्जी उससे क्यों मिलती है, क्योंकि वो जो है हमारे इंटेस्टाइन, हमारे विलाई ऊपर कैच कर लेते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है। ठीक है, विलाई भी समझ आ गया होगा, स्पेलिंग है VILLI, VILLI, विलाई। और एसिमिलेशन मैंने बता दिया। अब ये जो डिफिसेशन का मसला है ना, डिफिसेशन लास्ट पार्ट, ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम है कोलोन, COLON। कोलोन इज अनदर नेम ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब डिफिसेशन क्या होता है, ये जो हमारे मतलब फीसिस जो है बाहर निकलता है, ये जो टट्टी है या यूरिन, पेशाब जो बाहर निकलता है एनस के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं डिफिसेशन। ठीक है दोस्तों, होप यहाँ तक भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, वीडियो लंबी हो रही है। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और बता देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है 7.5 होती है और लार्ज इंटेस्टाइन की 1.5 होती है। 1.5, 7.5 आ गया स्मॉल, लार्ज आ गया 1.5। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, देखिए यहाँ पर मौत में खाना चला गया, उसके बाद यहाँ पर स्लाइवा ने स्लाइवरी वो एंजाइम्स जो है सेक्रीशन स्टार्ट कर दिया, उससे डाइजेशन हो गई, खाना नीचे चला जा रहा है। यहाँ पर डाइजेशन, एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होती, ये याद रखना आप। चला गया स्टमक के अंदर, स्टमक के अंदर जब चला गया, यहाँ पर भी पेप्सिन और रेनिन है, वो इसको थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेंगे। उसके बाद चला गया स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन ये वाला पोर्शन, इसमें चला गया, डिओडिनम में चला गया। डिओडिनम में जैसे ही चला गया, ये जो लिवर है ये सेक्रीशन करेगा। उसके बाद पेनक्रियाज, ये भी अपनी सेक्रीशन करेगा, थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा किसमें, जजुनम में, वहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन। उसके बाद चला जाएगा इलियम, थर्ड पार्ट में। इलियम में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगी, वो जो एनर्जी हमने ऑब्टेन की खाने से वो मिक्स हो जाएगी ब्लड के साथ में। और लास्ट में जो है ये चला जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन से ये एनस के थ्रू बाहर निकल आ जाएगा वेस्टेज। तो यही जो है कंप्लीट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो चलिए अब हम लोग वो चीज़ें देख लेते हैं जो मुझे कहीं और बुक्स में भी मिली। न्यूट्रिशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, ये होता क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन क्या होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, उनका मोड ऑफ फीडिंग, वो किस तरह से खाते हैं, वो भी देखेंगे और कुछ फैक्ट जानेंगे लास्ट पर। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए।
सबसे पहले मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसकी एग्जांपल मैंने लिखी है यूग्लिना। देखो ये जो यूग्लिना है ना, इसकी एग्जांपल यूग्लिना। मिक्सो का मतलब क्या होता है? मिक्सो आप याद रखोगे, मिक्स मिक्स, ये दो न्यूट्रिशन एक साथ हो जाती हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो क्या करते हैं, जब उनको सनलाइट प्रोवाइड की जाए, वो जो है अपना खाना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे। लेकिन जब उनको लाइट ना हो, कहीं ऐसी जगह हो जहाँ डार्क प्लेस है, वहाँ पर जो है वो दूसरों ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम लोग सेप्रोजोइक कहते हैं। इसी तरह से यूग्लिना जो है, यूग्लिना ऑटोट्रॉपिक भी और सेप्रोट्रॉपिक भी न्यूट्रिशन शो करता है, और इसीलिए यूग्लिना जो है, इसे हम कहेंगे ये मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। और एक बात, ये जो यूग्लिना है ना, इसे जब क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं ना, टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे कैरोलस लीनियस ने दिया था, CAROLUS, कैरोलस LINNEUS, कैरोलस लीनियस, जिसे फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, उसने दी थी टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसने दो हिस्सों में डिवाइड किया था, प्लांटी और एनिमली, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमली। तो उसने एनिमल के जैसे जो भी दिखते हैं उनको एनिमल में रखा, और जो प्लांट के जैसे दिखते हैं उन्हें प्लांट में। लेकिन उसने भी यूग्लिना को क्या किया, उसने यूग्लिना को दोनों में रखा। क्यों? क्योंकि मेन फीचर जो है प्लांट का क्या, फोटोसिंथेसिस है, अपना खाना खुद बनाना, और हेटेरोट्रॉपिक का मेन फंक्शन क्या है, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते। वहीं लेकिन उसने जब यूग्लिना में देखा, वो ऑटोट्रॉपिक जो है, मतलब अपना खाना खुद भी बनाता है जब लाइट हो, और जब लाइट ना हो तब सेप्रोजोइक दूसरे के खाने को दूसरों पर डिपेंड करता है। इसी न्यूट्रिशन को हम लोग मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। होप ये आपको समझ आ गया होगा। दूसरी न्यूट्रिशन जो है इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन जो है ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ही है। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या हो जाता है, प्लांट्स जो होते हैं ना, छोटे मोटे प्लांट्स, वो क्या करते हैं, वो जो है जैसे ही उनका ऊपर कोई एनिमल का मतलब ये नहीं है कि कोई एलिफेंट आप कंसिडर करोगे। एनिमल मतलब छोटा मोटा इंसेक्ट, जैसे ही उनके ऊपर बैठ जाएगा ना, तो वो बंद हो जाते हैं बाहर से। उसके बाद उनके अंदर बहुत सारी सेक्रीशन हो जाती है एंजाइम्स की, और वो जो है इंसेक्ट मर जाता है उन्हीं के अंदर। इसकी एग्जांपल की बात करूं तो पिक्चर प्लांट, सनड्यू, और वीनस फ्लाई ट्रैप जो है, आप इंटरनेट पे रुकिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वीनस फ्लाई ट्रैप। तो एक मिनट तो ये है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट। इसमें क्या हो जाता है, इसमें जो है कोई छोटा मोटा इंसेक्ट जो है यहाँ पे इसमें बैठ जाता है, और ये जो है बाहर से बंद हो जाता है। जैसे ही ये बाहर से बंद हुआ, सेक्रीशन करते हैं एंजाइम्स की, और ये जो है उन इंसेक्ट्स को मार डालते हैं, उन्हीं को खा जाते हैं। इसीलिए इस किस्म की न्यूट्रिशन को इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहते हैं। और वीनस फ्लाई ट्रैप का साइंटिफिक नेम पता है? डायोनिया मस्कीप्यूला। एक मिनट, ये देख लीजिए, डायोनिया मस्कीप्यूला, यहाँ पर डायोनिया मस्कीप्यूला। ठीक है। दूसरा ये मैंने सब आपको पहले लेक्चर में बता दिया है। सनड्यू जो मैंने ऊपर एग्जांपल बोली, ये आ गया सनड्यू का। उसके बाद तीसरा पिक्चर प्लांट, ये देख लीजिए, पिक्चर जो है, इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म चला गया, ये बाहर से बंद हो जाता है और दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ और ऊपर बढ़ जाते हैं। ये मैंने बता दिया है सब कुछ। अब हम लोग देखेंगे क्या, लास्ट की न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ये भी पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है। सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दो ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट कैटेगरीज के दो डिफरेंट स्पीशीज़, यानी हम लोग दो ह्यूमन बींग्स को नहीं ले सकते, दो डिफरेंट किस्म की स्पीशीज़ जब एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाए, तो उसी किस्म की न्यूट्रिशन को हम लोग सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यार एग्जांपल मैंने लिखी भी है, क्या, फंजाई एंड ट्रीज। उसके बाद हम लोग जाएंगे डाइजेशन जो है दो टाइप्स की होती है। डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रा सेलुलर। डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, कोई बार बार बुलाने आ जाता है, तो उसके लिए सॉरी। तो हम लोग अब क्या बात कर रहे थे, डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन टू टाइप्स, एक्स्ट्रा सेलुलर, इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन वो डाइजेशन होती है, देखिए ये जो है लार्ज एनिमल्स के केसेस में होती है, जैसे
बींग्स हमारे अंदर डाइजेशन हो जाती है स्टमक के अंदर थोड़ी बहुत, यानी कि वो बड़ी कैविटी होती है ल्यूमन। तो उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उनमें होती है उस किस्म की डाइजेशन को एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया होगा। वेयर एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, सेल के अंदर एक छोटा मोटा सेल होगा, जैसे अमीबा जो है वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल से बना हुआ, पैरामीशियम एक ही सेल से बना हुआ। इनमें क्या हो जाता है, उनके सेल के अंदर फूड वैक्यूल होता है, उसके अंदर डाइजेशन हो जाती है, वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उस किस्म की डाइजेशन को हम लोग इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। चलिए फिगर थ्रू भी दिखा देता हूँ। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया अमीबा, अपना अमीबा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले ये जो है इन फिंगरलिंग्स से, इनको फिंगरलिंग्स कहते हैं, इनसे खाना अंदर की तरफ लेगा, चला जाएगा फूड वैक्यूल के अंदर। फूड वैक्यूल के में चला जाने के बाद कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट हो जाता है सिंपल फूड में, और यहाँ से जो एनर्जी ऑब्टेन होती है उसके बाद वो जो है साइटोप्लाज्म में चली जाती है, और जो वेस्टेज है वो सरफेस, ये सरफेस से बाहर निकल आती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ गया होगा आप लोगों को ये भी, आई होप। अब हम लोग देख लेते हैं, क्या ये भी हो गया। अब कुछ जिनको अब वीडियो कट करनी है वो कट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है आपके सिलेबस में नहीं है। हाँ लेकिन थोड़ा बहुत है, इसको भी देख लीजिए। हमारा स्टमक जो है, हमारा स्टमक जे शेप्ड का होता है, जे शेप्ड आप याद रखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर इसकी लेंथ है, और इसमें बहुत सारे विलाई होते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, विलाई होता है वो टावल में जो, जैसे वो रुई जैसी होती है ना, जिससे हम नहाने के बाद जब हम लोग टावल का इस्तेमाल करते हैं तो वो एब्जॉर्ब कर देता है उस पानी को। इसी तरह से विलाई भी एब्जॉर्ब करते हैं चीज़ों को, और ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ विलाई प्रेजेंट होते हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा है, लार्ज इंटेस्टाइन छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन कितना है, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर, स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का होता है। अब मैं कुछ आपको अमेजिंग फैक्ट्स, कुछ फैक्ट्स बताता हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, सुनकर अच्छा लगेगा ना। 1822 तक, 1822 तक किसी को भी स्टमक की फंक्शनिंग के बारे में नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। लेकिन क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, ये जो बंदा है अलेक्सिस एस टी मार्टिन को गोली लग जाती है। लगती कहाँ है, चेस्ट के थोड़ा नीचे, स्टमक के पास में, और स्टमक, उसके स्टमक में होल हो जाता है। अब वो चला जाता है एक आर्मी डॉक्टर, जो अमेरिका का, ब्रिटिश आर्मी डॉक्टर, अमेरिकन डॉक्टर था आर्मी का, विलियम ब्यूमोंट के पास चला जाता है। तो ये जो विलियम ब्यूमोंट था ना, इसको डिस्कवरीज करने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो इसने क्या किया, इसने जो है गोली तो निकाल दी, लेकिन उसको जो है बाहर से अच्छी तरह से बंद नहीं किया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि स्टमक फंक्शन कैसे करता है, वो काम कैसे करता है। और लेकिन जब वो थोड़ा बहुत ठीक हुआ, तो 2-4 दिन के बाद उसने क्या किया, उसने पट्टी हटाई और उसने अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस पाई, बहुत ज़्यादा अमेजिंग ऑब्जर्वेशंस पाई। जैसे कि उसने देखा स्टमक के अंदर ये फूड जो है नर्सिंग, चर्निंग कर रहा है। चर्निंग जानते हो ना, यहाँ से खाना वहाँ पलट जाना, वहाँ से यहाँ पलट जाना, इस तरह से, और डाइजेशन हो रही थी। और वो ये बात भी उसने जानी कि स्टमक की जो वॉल्स हैं वो सेक्रीशन करती हैं कुछ फ्लूइड। उसको पता नहीं था ये एंजाइम्स हैं क्या नहीं है, लेकिन उसने सिर्फ इतना जाना कि सेक्रीशन करता है, किसकी, फ्लूइड की सेक्रीशन होती है जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। दोस्तों कमेंट में आप लिखेंगे ये भी आपको फैक्ट जानना कैसा लगा, कुछ रहा तो नहीं। हाँ एक और चीज़, और लास्ट पे ये थोड़ा बहुत मैं आपको एंड पे और बता दूंगा। ये जो फ्लावर है ना, रेफ्लिसिया अर्नोल्डी, दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इसका वज़न 8 kg मैंने लिखा है, और ये बहुत बड़ा होता है, लगभग 1-1 मीटर के इसके वो सेपल्स, पेटल्स, जो पंखुड़ियाँ होती हैं ना, 1-1 मीटर की होती हैं। इसको मैं आपको नीचे फिगर द्वारा भी दिखाऊंगा। और ये जो रेफ्लिसिया अर्नोल्डी है ना, इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर, ये क्या है, ये इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर है। ये भी आप याद रखेंगे, INDONESHIA, ये कुछ भी स्पेलिंग हो आप खुद देख लेना। तो इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर जो है रेफ्लिसिया अर्नोल्डी है। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, एनिमल्स की, और वो खाते कैसे हैं। देखिए
सबसे पहले स्नेल को कोइंगाओ कैसे खाती है, लीव्स और इंसेक्ट्स को खाती है बाय स्क्रैपिंग। स्क्रैप जानते हो ना, जैसे खुरेदते हैं ना हम लोग किसी चीज़ को, जैसे जख्म को कहते हैं ना खुरेदना नहीं चाहिए, जैसे खुरेदते हैं ऊपर से थोड़ा 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 करके तो खून निकल आता है, उसी को हम लोग स्क्रैपिंग कहते हैं। एंट जो है, एंट क्या करती है, एंट चीविंग, चबाने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। थर्ड वन हमिंग बर्ड क्या करती है, ये नेक्टर फ्लावर, अब फ्लावर का जो नेक्टर होता है ना, जो रस होता है उसको चूसती है। सकिंग तो जानते ही होंगे, मान लीजिए ये हमारी बॉडी है, इसके ऊपर कोई ये मॉस्किटो आ गया, मच्छर बैठ गया, ये अपना डंक चुबाता है और ब्लड पीता है, उसको हम लोग सक करना कहते हैं, चूस देना कहते हैं। तो हमिंग बर्ड, लाइस या मॉस्किटो तीनों जो हैं ये सकिंग करते हैं, लेकिन हमिंग बर्ड नेक्टर को, लाइस होती हैं जो बालों में होती हैं ये ब्लड, मॉस्किटो भी ब्लड को ही पिएगा। यहाँ पर एंट आप याद रखेंगे फूड पार्टिकल्स को ये चबाती है, ठीक है। और बचे लास्ट के दो पॉइंट, बटरफ्लाई और हॉर्स फ्लाई। बटरफ्लाई तो फ्लावर के नेक्टर को पीती है, और हॉर्स फ्लाई तो आपको पता ही है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑलमोस्ट एवरीथिंग, मतलब कहने का ये मतलब है ये जो है टट्टी से लेकर हर एक जगह जो गंदी चीज़ मिले हर एक जगह पर बैठकर कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें खाती रहती हैं, इसलिए इस पर मैंने ऑलमोस्ट एवरीथिंग लिखा है। और इनका मोड ऑफ फीडिंग, ये खाते कैसे हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ सिफोनिंग, SIPHONING, सिफोनिंग क्या होता है ना, जैसे देखो हम लोग जब पोछा मारते हैं ना, तो पोछे में क्या होता है, वो किस तरह से पोछा एब्जॉर्ब कर लेता है पानी को, उसी तरह से हॉर्स फ्लाई या बटरफ्लाई ये जो है जैसे पोछा मारते हैं उसी तरह से ये भी एब्जॉर्प्शन करती है चीज़ों की, फ्लावर की या किसी भी चीज़ जिस पर ये बैठेंगे, उसी को हम लोग सिफोनिंग कहते हैं। एक्चुअली मोड ऑफ फीडिंग तो इनका सिफोनिंग है, लेकिन सिफोनिंग टाइप इनका मुंह होता है, मौथ इनका सिफोनिंग टाइप का होता है, उसी के बेस पर इनको मोड ऑफ फीडिंग जो है, इनकी मोड ऑफ फीडिंग को भी सिफोनिंग ही कहते हैं। और लास्ट पे ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पर रखा है प्रेगनेंसी, ये भी बता देता हूँ। और एक बात और बताता हूँ, जिनको लेक्चर काट करना है वो काट कर सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में अब नहीं आएगा। देखिए जब औरत जो है प्रेग्नेंट हो जाती है तो हम लोग बाज़ार से एक किट ले आते हैं, और वो किट जो है जब हम उस औरत का यूरिन डालते हैं, पेशाब डालते हैं, अगर वो प्रेग्नेंट होगी 2 लाइंस बनेंगी, और अगर वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तो फिर एक ही लाइन बनती है, उस किट के ऊपर एक ही लाइन बनती है। वो कैसे होता है, उस किट को कैसे पता चल जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस HCG, ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये एक हार्मोन होता है। देखिए जैसे ही जो है औरत के अंदर बच्चा बनना, बच्चा भी नहीं, बच्चे से पहले प्लेसेंटा बनता है, प्लेसेंटा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे बछड़ा जब पैदा होता है ना, तो जिनके घर में गाय है उनको पता होगा, बछड़े के बाहर एक लिफाफे की कवरिंग जैसी होती है, वैसे ही इंसानों जब पैदा होते हैं उनमें भी वो कवरिंग लिफाफा जैसा होता है बाहर से, उसी को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। स्टार्टिंग में वही बनता है, और जब वो बनना मसा स्टार्ट हो जाता है तो हार्मोन की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा, HCG ह्यूमन कॉरियोनिक गोनेडोट्रोपिन की सेक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, किसके साथ, यूरिन के साथ, पेशाब के साथ। और जब हम लोग वही यूरिन किट पर डालते हैं, वो डिटेक्ट करता है, वो देखता है क्या, अगर HCG प्रेजेंट है यूरिन में तो वो 2 लाइनें आ जाती हैं, और अगर नहीं है तो एक ही लाइन आएगी, तो पता लग जाएगा प्रेग्नेंट है या नहीं है। अब थोड़ा बहुत मैं आपको फिगर के थ्रू भी दिखा देता हूँ ये सब चीज़ें, और इसी से हमारा आज न्यूट्रिशन कंप्लीट होगा। कल हमारा नया लेक्चर आएगा, और उसको मैं विदिन 1 और 2 लेक्चर में कंप्लीट करूँगा, क्योंकि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, चलिए को क्या क्या चीज़ें अब बच गई हैं दिखाने। ये है वो फ्लावर, रेफलिसिया आर्नोल्डी, इंडोनेशिया का नेशनल फ्लावर। आप देख सकते हैं मैंने यही पिक इसलिए चूज़ की है, ये जो बच्चे हैं ना, इन बच्चों के 4 साल इसमें लग जाएंगे, तब भी खाली जगह रह जाएगी, तो इतना बड़ा होता है। लेकिन इसके पास भी आप जा नहीं सकते, ये इतना गंदा होता है ना। जैसे जब कोई इंसान मर जाता है 1 महीने तक मान लीजिए उसको दफनाया ना जाए तो कितनी गंदी स्मेल आएगी, बस वैसी ही स्मेल जो है वो फ्लश टाइप की स्मेल इसकी होती है, इसलिए लोग इसे पसंद नहीं करते। अब इंडोनेशिया
इंडोनेशिया ने इसे नेशनल फ्लावर क्यों रखा है वो तो वही जाने। अब सिफोनिंग की बात करें, सिफोनिंग क्या होता है? सिफोनिंग मॉथ होता है, एक ऐसा मॉथ जिसमें इनका जो ये अगला वाला पोर्शन होता है ना, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। इसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ही रखते हैं और जब ज़रूरत पड़े तभी ये इसको खोलते हैं। इसीलिए इस किस्म की वो जो है ऊपर मैंने पढ़ाया उसको मोड ऑफ फीडिंग को हम लोग सिफोनिंग कहते हैं। और लास्ट पे ये भी बच रहा है, इसको भी जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। ये स्क्रैपिंग होता है, देख लीजिए ये रही पत्ते को, इसी को हम लोग ये कहते हैं स्क्रैपिंग कहते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा लिया। और ये जो है जिनको JK सिविल सर्विसेज से जो है PDFs नहीं मिलती, वो इस टेलीग्राम चैनल, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी हर एक चीज़ मिल जाएगी। NCERT के नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे और वहाँ पे आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा। जो बच्चे मज़ीद पढ़ना चाहते हैं, NCERT से अलग से भी पढ़ना चाहते हैं, वो वहाँ पर ज्वाइन कर ले और वहाँ पर भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। इसी के साथ आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है और कल हमारा नया लेक्चर आ जाएगा। और वो जो है 2 लेक्चर में, मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 2 लेक्चर विदिन एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा, सारा कोशिश ख़त्म करने की। तो दोस्तों ठीक है, ओके बाय।